फरवरी को आंदोलन कर रहे 250 किसान संगठन दिल्ली की तरफ बढ़े। उन्हें रोकने के लिए सरकार ने सभी बॉर्डर सील कर दी। किसानों को हिरासत में लेकर अस्थायी जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये किसान आंदोलन पिछली बार हुए किसान आंदोलन से बिल्कुल अलग। इस बार किसान आंदोलन की वजह क्या है? ये आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के बैनर तले किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई। आंदोलन में कुल 250 किसान संगठन शामिल हैं। इनमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के 150 जबकि 100 से ज्यादा अन्य किसान संगठन शामिल हैं। 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसान संगठनों का कहना है कि 2 साल पहले मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। उन वादों को याद दिलाने के लिए आंदोलन को शुरू किया गया। पिछली बार हुए आंदोलन में कई किसान संगठनों के प्रमुख नेता हिस्सा बने थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं है। संगठन किसान मजदूर मोर्चा KMM संगठन पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC के संयोजक सरवन सिंह पंडेर ने किया था। KMSC 2020-21 में हुए कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं था। लेकिन अब किसानों की मांगे क्या है और ये पिछली बार से कैसे अलग है, इसे समझते हैं। पिछली बार किसान आंदोलन की वजह से सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा था, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार ने MSP कानून का वादा किया था। अब तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। साथ ही इनके एजेंडे में 10 से ज्यादा पॉइंट शामिल हैं। पहला है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों पर MSP दिया जाए। दूसरा, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी। तीसरा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दोबारा लागू किया जाए। चौथा, किसानों को लेकर WTO के साथ हुए करार को रद्द किया जाए। पांचवा, लखीमपुर खीरी किसानों की हत्या में अपराधियों को सख्त सजा मिले। किसानों मजदूरों के लिए पेंशन शुरू हो। बिजली संशोधन विधेयक 2020 खत्म किया जाए। मनरेगा के तहत हर साल 100 के बजाय 200 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए। साथ ही 700 रुपए की दैनिक मजदूरी तय हो। वहीं जल, जंगल और जमीन पर मूल वासियों यानी आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित हों, जैसी मांग किसान कर रहे हैं। लेकिन सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत कहाँ अटकी है? 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई। KMM के संयोजक सरवन सिंह पंडेर ने कहा, सरकार हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है। MSP क्या है जिस पर सरकार राजी नहीं हो रही है, इसे जान लेते हैं। ये फसल की कीमत के उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान से बचाता है। अगर किसी सीजन में फसल की पैदावार ज्यादा होती है तो फसल की कीमत कम होने पर MSP उसके रेट को गिरने नहीं देता। ये एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। फिलहाल किसान आंदोलन जारी है, जिसका असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। किसान बीज और उर्वरक बाजार से MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं, लेकिन उनके अनाज की कीमत तय नहीं होती। अनाजों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP के लिए 250 से ज्यादा किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को किसानों से अनाज खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है और भारत में किसानों के अनाज की कीमत तय क्यों नहीं है? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक बाजार में अनाज का MSP तय न होने से व्यापारी उसकी सही कीमत नहीं लगाते, जिससे किसानों को सरकारी मंडी जाना पड़ता है। फसलों की कटाई के बाद बाजार में अनाज की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, जिससे कीमतें काफी नीचे आ जाती हैं और व्यापारी फसल खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। किसानों को कटाई के बाद अगली फसल बोने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से वो सस्ते दाम पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में कुल अनाज उत्पादन 311 मिलियन मीट्रिक टन था, जबकि कुल स्टोरेज कैपेसिटी 145 मिलियन मीट्रिक टन ही थी। स्टोरेज की सुविधा न होने से किसानों को कम कीमत में अनाज बेचना पड़ता है ताकि वो खराब न हो। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के अनाज खरीदने से बाजार में किसानों के अनाज की कीमत कंट्रोल होती है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सेंटर फॉर दी एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया के रिसर्च में पाया गया कि एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों के खरीद की वजह से किसानों के फसल की कीमतें बढ़ी हैं। 2020 में हुए इस सर्वे में पता चला था कि एमएसपी की वजह से बिहार और ओडिशा के किसानों को 16% से ज्यादा का फायदा हुआ। किसी राज्य में जब सरकार एमएसपी में किसानों से अनाज खरीदती है तो वहां व्यापारियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज खरीदना पड़ता है, जिससे किसानों को सीधा फायदा होता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ तक ज्यादा पैसा भी लगता है तो सरकार को नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि इससे देश की 50% आबादी को फायदा मिलेगा। सरकार किसानों से सारी फसल नहीं खरीद सकती। एमएसपी लागू होने पर उसे उन्हीं फसलों को खरीदना होगा जिनकी कीमत बाजार में एमएसपी से कम मिल रही हो। अगर सरकार 10% अनाज भी खरीदती है तो मार्केट में अनाज की कमी हो जाएगी और बाजार में उनकी कीमत बढ़ जाएगी। फिलहाल सरकार चावल और गेहूं की जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रही है। नवंबर 2023 में सरकारी गोदाम एफसीआई में चावल का स्टॉक 7.5 मीट्रिक टन होना चाहिए था, जो 400 मीट्रिक टन है, यानी जरूरत से 5 गुना ज्यादा। अगर सभी फसलों पर एमएसपी लागू होगा तो किसान चावल और गेहूं के बजाय दूसरी फसलों पर शिफ्ट करेंगे और एफसीआई में तिलहन दलहन की कमी भी दूर होगी। जानकारों के मुताबिक एमएसपी लागू होने से देश को मुख्य रूप से 2 फायदे होंगे। एमएसपी के बाद किसान अपने क्षेत्र के मौसम और जल स्तर के हिसाब से फसल उगाएंगे, जिससे पर्यावरण को काफी लाभ होगा। तिलहन जैसी फसलों पर एमएसपी मिलने से किसान पैदावार बढ़ाएंगे, जिससे भारत को इसका आयात कम करना पड़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। एमएसपी लागू होने से देश के आम लोगों को काफी फायदा हो सकता है। देश की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। अगर एमएसपी लागू हुआ तो किसानों की आय और उनके खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। महंगाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन सरकार के पास सब्सिडी में खर्च होने वाला 2 लाख करोड़ रुपए बचेगा। सरकार इसे बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ने से भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्या खत्म होगी। लेकिन अब सवाल है कि अगर एमएसपी से इतना फायदा है तो सरकार इससे बचती क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे बोझ बढ़ेगा। एक कारण ये भी है कि एमएसपी लागू होने पर खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी घरों में काम करने वाले ड्राइवर लेबर की मजदूरी बढ़ जाएगी, जबकि सरकार ऐसा नहीं। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, अब पहले एमएसपी हमें मिल रही है, बहुत सी फसलों पे सरकार खरीद कर रही है, तो वो बोले धान और गेहूं पे एमएसपी हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहाँ है? बोल दे, मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको। कहाँ से महंगाई? जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है। जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है। वो कह रही हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें 36,000 रुपए से 37,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता। जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर
चला जाएगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे किसानों के हित के लिए सरकार ने बनाया है। इसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाए तो किसान को तसल्ली रहती है कि उसकी फसल सरकार कम से कम एक फिक्स कीमत में जरूर खरीदेगी। हालांकि एमएसपी सरकार की नीति है, कानून नहीं। इसे सरकार घटा और बढ़ा सकती है, बंद भी कर सकती है, और इसी बात का डर किसानों को सताता है। फसलों का उचित दाम देने के लिए केंद्र सरकार ने 1965 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का गठन किया था, जो एमएसपी तय करता है। फिलहाल केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, साथ ही राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। किसान चाहते हैं कि दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो इससे किसान की स्थिर और अनुमानित आय तय होती है। किसानों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासन दे चुके हैं कि फसलों की खरीदी एमएसपी पर ही होगी, लेकिन किसान इसे लेकर कानून की मांग कर रहे हैं। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स यानी किसान आयोग बनाया था। इसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को पता लगाकर उनका समाधान निकालना था। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच किसान आयोग ने 5 रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें आयोग ने बताया था कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए। आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर यूपीए सरकार किसान आयोग की जगह राष्ट्रीय किसान नीति लाई। इसमें सरकार ने वादा किया कि वो किसानों की आय बढ़ाएगी, उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कई बातें की गई, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी। दरअसल स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि जो एमएसपी होगा वो फसल की लागत से 50% होगा। मान लीजिए कि एक फसल को उगाने में किसान के 1000 रुपए लगे, तो इसमें 50% यानी 500 रुपए जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर एमएसपी 1500 रुपए होगा। इसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला कहा जाता है। C2 का मतलब कॉस्ट होता है। एमएसपी को A2 और A2 प्लस FL फॉर्मूले से भी जोड़ा जाता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन सरकार इसे अपने फॉर्मूले के हिसाब से दे रही है। कुल मिलाकर किसानों को वो नहीं दिया जा रहा जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। अगर सरकार ने किसानों की मांगे मान ली तो उस पर जबरदस्त वित्तीय भार आ जाएगा। सरकार केवल मंडियों से उन्हीं फसलों को खरीदेगी जिनकी खरीदी एमएसपी के नीचे होती है। तो भी सरकार को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। साथ ही देश के बजट पर भी जोरदार झटका लगेगा, और यही कारण है कि सरकार इसे लागू करने से बच रही है। नवंबर 2021 में एमएसपी के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था, लेकिन 2 साल बाद भी अब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे किसानों का गुस्सा और बढ़ रहा है।
हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। जब वो काम करने आपको